हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। मीन्स हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इस कंडक्टर में करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कंडक्टर का वो इसमें करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये रहा, ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, जैसे ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक कंडक्टर है, कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा। ठीक है, इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और साथ में एक एमीटर से कनेक्ट किया है। एमीटर क्या करेगा, इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा उस करंट को मेजर करके देगा। हमने साथ में यहाँ पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। वोल्टमीटर क्या करेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस आएगा उसको मेजर करेगा। जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में एक बैटरी अवेलेबल है। ठीक है, सेल अवेलेबल है और इस सेल का वोल्टेज आप वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो सेल का वोल्टेज हम वेरी करा सकते हैं हमारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसा वोल्टेज आपको चाहिए वैसा मिलेगा। साथ में आपने एक एमीटर लगा रखा है। एमीटर का काम है इस ब्रांच के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना। इस वोल्टमीटर का काम है इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ से चालू। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपने यहाँ 0 वोल्ट लगाया। 0 वोल्ट लगाया तो हम क्या देखेंगे, कोई वोल्टेज नहीं, कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट भी कितनी होगी कंडक्टर में, 0। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ से, ये आपका वेरिएबल वोल्टेज है, हम हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वोल्टेज को वेरी कराएंगे। जब वोल्टेज को वेरी कराएंगे तो यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग भी क्या करेगी, वेरी करेगी। और जब वोल्टमीटर की रीडिंग वेरी करेगी तो साथ में यहाँ पर एमीटर की भी रीडिंग क्या करेगी, वेरी करेगी। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ करंट होगा वो यहाँ लिखेंगे और उन दोनों का रेशियो यहाँ मैनेज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट आपने मान लीजिए 1 वोल्ट अप्लाई किया है, तो 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसमें करंट आई 1 एम्पियर। तो V और I का रेशियो कितना हो गया, यहाँ पर V और I का रेशियो हो गया 1। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से वोल्टेज को वेरी कराया, यहाँ पर वोल्टेज को किया 2 वोल्ट। मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर करंट मुझे दिखती है मान लीजिए 2 एम्पियर। फिर अगेन V और I का रेशियो कितना मैनेज हो गया, 1। फिर मैंने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज को वेरी कराया 3 वोल्ट, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर करंट मान लीजिए 3 एम्पियर हो गई। अगेन इसका रेशियो कितना आया, 1। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो प्रोसेस है बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूसली आप वेरी करोगे और वोल्टेज वेरी करोगे तो वो वोल्टमीटर से रीडिंग आ जाएगी। वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट वेरी करेगी तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन रीडिंग आ जाएगी और वो हम क्या करेंगे, टेबल में ऐसे मैनेज करते जाएंगे और V और I का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि V और I के ग्राफ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली। ठीक है, जैसे कि ठीक, तो यहां पर देखें ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, V जो है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है वो उसमें करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अभी मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं, वोल्टेज को वेरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्किट में करंट वेरी की जाती है और हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आप y एक्सिस पर वोल्टेज ले लीजिए, x एक्सिस पर करंट ले लीजिए। ठीक है, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं और हम क्या करते हैं, वो पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए 1 वोल्ट आपने अप्लाई किया तो उसमें कितनी करंट है। ठीक है, इसके बाद में 2 वोल्ट अप्लाई किया तो कितनी करंट है, 3 वोल्ट अप्लाई किया तो कितनी करंट है। वो पॉइंट्स हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ऐसे मार्क कर देंगे और उन जब सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। V और I के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर मान लीजिए इस तरीके से होगा। इसके बाद में V और I के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ गया। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है R। ठीक है, ये R जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस होता है।
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो भी आप कंडक्टर यूज कर रहे हो, हर कंडक्टर का अपना कोई न कोई रेजिस्टेंस होगा, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल है। यहां पर आर की अगर हम बात करें तो आर को आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, V अपॉन आई, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आप वोल्टेज को अपनी मर्जी से वेरी करते हैं और उसमें करंट भी क्या करती है, ऑटोमेटिक वेरी होती जाती है, और V और I का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलता है। तो V और I का जो रेशियो होता है वही क्या होगी, आपकी रेजिस्टेंस होगा। और अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और कंडक्टर को आपने फिक्स कर दिया और ये टर्मिनल पॉइंट्स को आपने फिक्स कर दिया, तो इस कंडक्टर का जो वोल्टेज है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर अगर मैं बात करूं, R जो है वो V और I का रेशियो हो गया जो कांस्टेंट आ रहा है, उस ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, क्योंकि आप यहां पर बोल सकते हैं R जो है ना वो V और I का रेशियो है, तो यहां पर ये टेन थीटा के इक्वल भी हो सकता है। यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहां पर हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो कर्व होगा वो क्या होगा, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। R क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो गया। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का अभी बताया है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अपॉन करंट इन द कंडक्टर, R के इक्वल आता है। और वो किसके इक्वल होगा, रो L बाय ए। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, और जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को V अपॉन आई को हम जब आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है रो L अपॉन ए, ठीक है। तो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रो L बाय ए फॉर एनी कंडक्टर, ठीक है। रो क्या होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। L क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट जरूर है, ठीक है, बट अगर हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो रो L अपॉन ए निकल के आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ना V पे डिपेंड कर रहा है ना I पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, करंट इन कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है, जबकि R डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस में कौन कौन आ गया, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेंथ बढ़ाने पर, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट और आ जाएगा R, रेजिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा, रो L अपॉन ए, ठीक है। अगेन रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग, और साथ में, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसी बेसिस पे हम जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ये जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। 2023 में भी आया है, ठीक है, और 24 में भी आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन है क्या, आपको बोला गया हमारे पास में एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को बाय स्ट्रेच करके, खींच कर इसकी लेंथ को आपने डबल कर दिया है। बाय स्ट्रेचिंग कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। अब अगर आप बाय स्ट्रेचिंग अगर लेंथ डबल कर दोगे तो मुझे बताइए क्या मटेरियल चेंज हो रहा है, क्या मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रो सेम रहेगा। दूसरी चीज़, क्या लेंथ आप बढ़ा रहे हो, अगर आप लेंथ चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंज हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंज हो जाएगा तो आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर
कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो किस तरीके से हम इसे डील करेंगे देखिएगा। हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी रेजिस्टिविटी है रो। तो मैं आपसे बोलूँ यार इसका रेजिस्टेंस लिखो कितना होगा, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस होगा रो L अपॉन कितना A, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं इस कंडक्टर को बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करके मतलब इसको खींच करके लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर आप सोचिए लेंथ को अगर इसको स्ट्रेच करके डबल कर देंगे तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ क्या होता है, तो क्या होगा आप खुद सोचिए। जब हम किसी वायर को पकड़ के खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है पर वो तार पतला हो जाता है। तार पतला होने का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो आपने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। लेंथ को डबल कर दिया पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे डिमांड है कि यार अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो लेंथ तो मुझे मालूम है। रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी भी रो ही रहेगी, क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है। बट अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। तो सर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे कैसे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने का तरीका हमारे पास है। क्या तरीका होगा, मुझे एक बात बताइए, जब आप इस वायर को पकड़ के स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करते हैं तो जितना मटेरियल यहां यूज कर रहे हो आप उतना ही वायर यहीं पर यूज कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप लेंथ को बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, बट जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका भी तो है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम। पहले जितना वॉल्यूम है बाद में भी उतना ही वॉल्यूम होगा, और अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है नया वाला A डैश, लेंथ कितनी हो गई बेटा 2L। तो यहाँ पर A डैश की अगर मैं बात करूँ तो देखो L से L मर जाएगा, तो यहाँ पर A डैश कितना आ गया A/2, कुछ इस तरीके से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 आ गया। तो अब मुझे बताइए नया वाला एरिया यहाँ पर क्या निकल के आया है, क्या A/2 निकल के आया है। तो नया वाला रेजिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नया वाला रेजिस्टेंस लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कितना रो, लेंथ कितना हो गया 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा यहाँ पर नया वाला एरिया लिखना पड़ेगा। अच्छा नया एरिया लिखना पड़ेगा तो नया वाला एरिया क्या है मुझे बताइए। लेंथ तो आपने डबल कर रखी है पर एरिया नया वाला हो गया आपके पास A/2। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 रो L अपॉन कितना A। R डैश की अगर मैं बात करूं, नए रेजिस्टेंस की बात करूं, तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू रो L/A। रो L/A को क्या लिख सकते हो, क्या पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो ये आपका हो गया पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा।